नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासत की दो सबसे बड़ी कड़ी हैं, अहम कड़ी है। 2012 में अखिलेश यादव बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार 2 विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज की। पिछले 12 सालों में सबसे बड़ी विधानसभा और सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले राज्य की राजनीति इन्हीं दोनों नेताओं के इर्द गिर्द हमेशा घूमती रही है। सत्ता पक्ष और सियासी जंग में वार और पलटवार का दौर जारी है, लेकिन करीब 1 महीने से इन दोनों नेताओं के बीच जिस तरह से जुबानी जंग चल रही है वो हैरान करने वाली है। एक नेता मीडिया कैमरा के सामने सवाल उठाता है तो दूसरा सोशल मीडिया के जरिए पलटवार में देरी नहीं करता। एक के बाद एक जुबानी हमले बोले जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार भाषा अपने संयम खोते दिख रही है। इस जुबानी जंग को यूपी विधानसभा उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके लिए अभी तारीखों का ऐलान तक नहीं हुआ है। इसलिए मुकाबला में आज का सवाल ये है, क्या यूपी की 10 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव हैं बयानबाजी की वजह, क्या आने वाले दिनों में ये जुबानी जंग और तेज हो जाएगी? हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है सुधींद्र भदौरिया, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी, कंसल्टिंग एडिटर अमर उजाला, इस तरफ प्रदीप भाटी प्रवक्ता हैं सपा के, और शिवम त्यागी प्रवक्ता भाजपा के। ऑनलाइन से जुड़ रहे हैं भावेश पांडे, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, और पंकज श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। विनोद अग्निहोत्री जी, आपसे सवाल, इतने नाराज क्यों दिख रहे हैं नेता? देखिए, नेता अगर नाराज नहीं होंगे तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे? लेकिन लोकसभा और विधानसभा में इतनी नाराजगी नहीं थी। नहीं, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव थे वो पूरे देश के चुनाव थे। वो फोकस चुनाव नहीं थे, वो पूरा देश उसमें था। उसमें बहुत प्लेयर्स थे, उसमें मोदी जी सबसे बड़े प्लेयर थे, विपक्ष से राहुल गांधी थे, अखिलेश जी थे, अमित शाह जी थे, सब बड़े बड़े तमाम प्लेयर्स थे। हर राज्य में अलग अलग प्लेयर्स थे। यहाँ तो 2 ही प्लेयर हैं, योगी जी और अखिलेश जी, क्योंकि 10 जो चुनाव होने हैं विधानसभा के उनसे तय होना है। उसमें 2 चीजें तय होनी है। अगर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की 5 सीटें हैं और 5 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, या तो बराबरी पे मामला छूटे। अगर समाजवादी पार्टी को सफलता मिलती है तो योगी जी के लिए चुनौती बड़ी होगी, पार्टी के भीतर भी और बाहर भी। और अगर बीजेपी को सफलता मिलती है तो अखिलेश जी के लिए चुनौती बड़ी होगी, पार्टी में तो नहीं होगी, पार्टी के बाहर होगी। तो इसलिए जो है ये पोस्चरिंग जरूरी है दोनों तरफ से कि पूरा। और तीसरी प्लेयर मायावती जी हैं, लेकिन चूंकि मामला इन दोनों के बीच में रहेगा, ध्रुवीकरण का, आमने सामने, तो वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाएंगी। जबकि वो भी उत्तर प्रदेश की बड़ी नेता है, आज भी बड़ी नेता है। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका विधानसभा चुनाव में पिछले, यानी 1 सीट 13% वोट के बावजूद, और लोकसभा चुनाव में वोट भी कम हो गया और सीट भी नहीं आई, तो उससे अब पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का, पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश बाइपोलर हो गई है, 2 ध्रुवी हो गई है। योगी जी बनाम अखिलेश। योगी जी पिछले 12 साल से मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे। तो जो इंडिया गठबंधन है उसके लीडर अखिलेश जी हैं, बीजेपी एनडीए जो है उसके लीडर योगी जी हैं। तो इनके बीच में ये लड़ाई अभी और बढ़ेगी, जैसे चलिए भदौरिया जी, आपका क्या कहना है? इस तरह की बयानबाजी क्यों दिख रही है? क्या इसका रिलेशन 10 ये जो बाइपोल इलेक्शंस हो रहे हैं उससे रिलेटेड है, या कुछ और भी वजह दिख रही है? एक तो राजनीतिक संस्कृति जो है इस समय एग्रेसिव पोस्चरिंग की हो गई है। इससे ये समझा जा रहा है जितना हम एग्रेसिव पोस्चरिंग करेंगे उससे हमारा वोट का इजाफा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इससे थोड़ा बहुत लाभ भी होता है, पर ये पोस्चरिंग जो है इन 10 विधानसभाओं तक अगर सीमित है तो एक अलग बात है, पर एक लंबे दौर की राजनीति में मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे भी इन 10 विधानसभाओं के अगर आप नतीजे देखें तो वहाँ पर जिसका जो प्रभाव है उनके पास वो सामाजिक आधार रहेगा। और ये मैं मानने के लिए नहीं तैयार हूँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि इस समय ये जो दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी बनाम समाजवादी
और के साथ समाजवादी पार्टी और भाजपा के सामने ही खड़ी हैं। पर मैं ये भी कहूँगा कि जैसे बहुत सारे राज्यों में होता है, उदाहरण के तौर पे कर्नाटक का मैं आपको उदाहरण दे दूँ, वहाँ पे लड़ाई होती है हमेशा कांग्रेस और भाजपा में, पर कई बार हमने देखा है कि देवेगौड़ा जी की पार्टी जो है ट्रॉफी ले जाती है। तो ऐसा कई अन्य राज्यों में होता भी है, लेकिन यूपी में नहीं होता। नहीं, यूपी के अंदर ऐसा होता है। ये अभी 2 चुनाव हुए हैं जिसमें नहीं आपको दिखाई दे रहा, पर उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर त्रिकोणात्मक चुनाव हुए हैं, और त्रिकोणात्मक चुनाव के अंदर कई बार टूट भी हुई है, और जैसे बीएसपी और समाजवादी पार्टी पुराने समय में मिल के लड़ी पर टूट गए और अलग अलग हो गए। बिहार में लालू प्रसाद और श्री नीतीश कुमार मिलके लड़े और अलग हो गए। और मैं आपको महाराष्ट्र में भी कह दूं, शरद पवार साहब ने तो कई बार इधर से उधर किया है, और इसी प्रकार से शिवसेना ने कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो देखिए, राजनीति में एक जुमला चंद्रशेखर जी कहा करते थे, वो कहते थे कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। सो ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है। मैं दोनों प्रवक्ताओं के पास अब आऊंगी, कौन किसको उकसा रहा है? देखिए, भड़काने का काम तो कोई कर रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से जब भी वो घिरती है या उसको लगता है उसकी ज़मीन खिसक रही है, तो इस तरह के प्रयास वो इस समय पे करती है। अभी भी उसी तरह का प्रयास है, क्योंकि जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली और समाजवादी पार्टी को एक बहुत अच्छी जीत मिली है। तो उसके कारण ये जो भाषा शैली में बदलाव आया है माननीय मुख्यमंत्री जी के, ये उसी का उदाहरण, क्योंकि उनको अपनी ज़मीन बतानी, और जब भी इस तरह की चीज़ें होंगी वो संस्थाओं को सामने लेके आते हैं। आप देखिए, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी, उस समय पे वो सेना को सामने लेके आएंगे, गाली गलौच पे उतर आएंगे, देश विरोधी कहेंगे अपोजिशन को, और उसी तरह की भाषा आप इस समय भी देख रहे हैं। निश्चित रूप पे किसी भी व्यक्ति का, जो वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनका एक व्यक्तित्व है जो पूरा प्रदेश उन्हीं के अंडर है, तो उनको सभी को समान रूप से देखना चाहिए। लेकिन जहां उत्तर प्रदेश के ये दुर्भाग्य रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में शासन चल रहा है वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए चल रहा है, और उसमें बिल्कुल बहुत सारे लोगों को नज़रअंदाज किया लेकिन प्रदीप पाटिल जी, मेरा सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल है कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, और वो देखिए आप स्क्रीन पे दिख रहा है किसने किस तरह का बयान दिया, वो जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, इसके लिए कोई भी तो एक जिम्मेदार होगा। एक जाहिर सी बात है, कोई वार कर रहा है, फिर पलटवार हो रहा है, लेकिन ये थम क्यों नहीं रहा? देखिए, आप ये तो जरूर मानेंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी का आचरण, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व वो बहुत सरल हैं, और उस तरह से उनकी भाषा शैली सब, यहाँ तक कि अपोजिशन में भी लोग उनका सम्मान करते हैं और उन जैसा व्यवहार रखना चाहते हैं। तो उनकी तरफ से तो कभी कोई ऐसी पहल नहीं होती है। आप ही जिम्मेदार हैं। वो कहते हैं ना कि वो लाइनें हैं कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी शौहरत नहीं है, या फिर दौलत। होता है कुछ लोगों को काफ़ी लंबे समय से बेचारों को सीटें मिली नहीं थी, हालत ख़राब थी, अग्रेशन अंदर कहीं भरा हुआ था, वो जोश, वो गुंडागर्दी, वो सड़कें कौन भूल जाएगा 2017 से पहले वाली। तो वो जोश एकदम से सडनली कुछ सीटें बढ़ गई तो वो तो निकलना तो स्वाभाविक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये जो गर्मी है ये शांत हो जाएगी, मई जून में। तुम्हारी शौहरत नहीं ऐसा कैसे बोल सकते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पिताजी के नाम पर मुख्यमंत्री रहना और खुद की मेहनत से बनना दो अलग चीजें हैं। तो शोहरत तो असलियत में अपनी ही होती है। अब मैं मैं बोला नहीं ना बीच में, अब आप चाहते हैं कि यहाँ भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, नहीं, खैर तो होता है ये, इस तरह की चीजें हो जाती हैं इंसान को। जब इस तरीके से कुछ चीजें मिले जो आपको उम्मीद ना हो तो आप इस तरह की बातें करते हैं, ऐसी गर्मा गर्मी होती है। लेकिन वो महाराज जी का एक बयान था कि भाई मैं तो मई जून में भी शिमला बना देता हूँ, हो जाएंगे चुनाव के बाद, सब शांत हो जाएंगे, सब ठंडे भी हो जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि जहां तक डिस्कॉर्स की बात है, मैं ऐसा मानता हूं कि समय समय पर और हर एज में और हर दशक में कहीं ना कहीं इस तरह की बातें, जो पॉलिटिक्स है उससे पुराने वाले पॉलिटिकल सेटअप में जो लोग रहते थे वो कहते ही थे कि अब राजनीति जरा थोड़ी सी बदल गई है, अग्रेसिव हो गई है। हमसे जो आगे आएंगे हम उनको कहेंगे, ये गारंटी अब से 30-40 साल बाद अगर हम शो कर रहे होंगे बैठ के, मैं पक्का कहूंगा अपने आने वाले पॉलिटिशियंस को कि देखिए अब तो बड़ा अग्रेशन हो गया है, चलन ऐसा ही है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से चुनाव है, चुनाव का पारा बड़ा है। कैसा होगा
अब वो तो आप इससे तय ज्यादा करिएगा। क्या एग्रेशन होगा? नहीं, दुनिया तो बदलती है, दुनिया तो बदलती है, तो इनफैक्ट यही नहीं, एक चीज है। दुनिया बदल रही है वो हम समझ रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा क्या होगा? स्टूडियो में लठ चल रहे होंगे। मुझे लगता है कि जिसको हम लठ तो अभी किसकी भी चले हैं, देखिए अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। वेस्टर्न की बहुत सारी कंट्रीज के पार्लियामेंट्स आप फॉलो सभी करते हैं, सब जानते हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो उम्मीद रखिए। कहते हैं अभी क्या अगर भारत कहीं से बहुत लॉ कुछ जली है तो उम्मीद रखिए आगे बहुत नहीं कुछ होने नहीं, वाला है। किसी ने खैर, किसी को औरंगजेब कहा, किसी ने मठाधीश कह दिया, इस तरह का जो, लेकिन कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश की असेंबली में एक डेकोरम में दोनों लीडर्स अपने आप को कंडक्ट कर रहे थे। वो एक महीने में एक तरह से मारिया जी, मैं बदलता हुआ असेंबली दिख का रहा है। एक छोटा सा किस्सा बता दूं, फिर बहुत छोटा सा, बहुत मजा आएगा सुन करके। कमलापत त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और एक विधायक हुआ करते थे पूरी उत्तर प्रदेश के, त्रिवेणी राय साहब, सुधीर जी को मालूम होगा। उन्होंने किसी महिला विधायक पर कोई टिप्पणी ऐसी कर दी जो अभद्र मानी जाती है संसदीय उस जमाने के हिसाब से, तो पूरा विपक्ष जो है उस समय खड़ा हो गया कि वह भी बहुत गलत है और इनको निकाला जाए, जैसा होता है विपक्ष में। आखिर में कमलापति जी खड़े हुए और उन्होंने कहा भाई ये मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री बोलने लगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो माननीय विधायक जी ने कहा है वो उचित नहीं है, मैं उसे अनुचित मानता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि त्रिवेणी है, त्रिवेणी में सरस्वती लुप्त है। आप देखिए त्रिवेणी संगम है ना इलाहाबाद में, वहाँ सरस्वती नदी गुप्त रूप से बहती है, तो लुप्त रहती है। सरस्वती मतलब बुद्धि। तो उन्होंने कहा कि त्रिवेणी में सरस्वती लुप्त है। इतना ठाके गूंजे पूरी विधानसभा में और उसका सारा मामला रफा दफा हो गया। तो एक ये कल्चर था। मैं आऊंगी दोनों के पास, क्योंकि नहीं देखिए हमारे साथ और भी दो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं। भावेश पांडे जी, आपका क्या असेसमेंट है, ऐसा क्यों हो रहा है यूपी में? देखिए उपचुनाव होने हैं अभी 10 विधानसभाओं में उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव जी इस चुनाव को थोड़ा एग्रेसिव तरीके से इसको लेना चाह रहे हैं, लेकिन कभी-कभी होता क्या है, उत्साह में हम अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जैसे एक अनुभवी और परिपक्व नेता को ऐसी भाषाओं के प्रयोग से बचना चाहिए और अपनी ऊर्जा सही तरीके से अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभाओं में जहाँ चुनाव होने हैं उसमें लगाना चाहिए। ऐसा करने से सिर्फ राजनीतिक शिक्षा लेदर होती है, और जो नौजवान हैं, जो राजनीति में नौजवान हैं और जो इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के सामने बहुत ही बुरा उदाहरण हम पेश करते हैं। ये बिल्कुल सबके सामने है कि शुरुआत अखिलेश जी ने की, उसके बाद दोनों तरफ से ऐसी बातें हुईं, लेकिन हमें एक परिपक्व नेता के रूप में अपनी भाषा की मर्यादा, और हम किसी मठ के किसी पीठाधीश्वर को हम माफिया की संज्ञा दे रहे हैं, तो ये इसके लिए उनको माफी भी मांगनी चाहिए और चुनाव की तैयारियों में सकारात्मक ढंग से लगना चाहिए। पंकज श्रीवास्तव जी, कांग्रेस शांत क्यों है? उसने कोई पोजीशन नहीं लिया है इसमें। पंकज श्रीवास्तव, आपको अनम्यूट करना होगा। आप म्यूट है पंकज जी। पंकज जी ठीक है, मैं फिर से आऊंगी आपके पास, क्योंकि आपकी ऑडियो सुनाई नहीं दे रही है, तो वो हम फिक्स करके फिर से वापस आएंगे। ये प्रदीप भाटी जी बोलिए। देखिए अभी त्यागी जी ने एक शबाना जी का शेर सुनाया, जो पार्टी 42 चुनाव हारने के बाद पहली जीत हासिल करी हो, जिस पार्टी ने पहली जीत का स्वाद चखा हो, उस पार्टी के लिए कौन नया 2014 में पहली बार सत्ता में पूर्ण बहुमत से आया हो, वो खुद समझ सकते हैं। और सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं, और जिसकी कोई इच्छा नहीं ऐसा कोई मुख्यमंत्री संत नहीं। तो आप ये समझिए, संत का व्यवहार जो होता है वो विकार, मोह, मद, मस, क्रोध, लाभ, इन सब से त्याग करके कोई संत बनता है। कोई गाली गलौज करके, आपने एएनआई के रिपोर्टर के साथ क्या गाली गलौज हुई, आपने वो सुना, कोई ऐसा मुख्यमंत्री या कोई संत नहीं हो सकता। कोई गाली, उसके अलावा आपने काट देंगे, बांट देंगे, आपका ठोक देंगे, ये भाषा किसी संत की, आपने किसी आचरण में, स्वभाव में किसी संत को सुना है इस तरह के आचरण व्यवहार करते हुए? लेकिन इस तरह की अगर भाषा का प्रयोग होगा तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। उनकी भी बात सुन लेते हैं। पंकज श्रीवास्तव जी, कांग्रेस ने अभी तक कुछ बोला नहीं है, आप साइड में बैठ करके भी कहानी को देख रहे हैं, या बस? मतलब आप हमसे सवाल पूछेंगे तो हम जरूर जवाब देंगे। राजनीति में भाषा की मर्यादा और शुचिता सबको रखनी चाहिए, लेकिन अफसोस ये है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और वो जिस परंपरा से आते हैं, भारत में संत परंपरा और साधु स्वभाव की बड़ी चर्चा होती है,
उस कसौटी पर तो वो कभी खरे उतरे नहीं है। बाकी लोग तो आप कह सकते हो राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सांप्रदायिक विभाजन और संविधान पर एक तरह से बुलडोजर चला के बुलडोजर शासन और बुलडोजर न्याय जैसी व्यवस्था कर दी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर रहा है, तो आप फिर ये सब तो बड़ी छोटी बातें हो जाती है। सुप्रीम जिस कोर्ट ने तो परंपरा अब से योगी बुलडोजर आदित्यनाथ पे जी रोक आते लगा हैं, दी है। उसमें योगी आदित्यनाथ जी के जो गुरु रहे हैं, जो सबसे बड़े उस पीठ के गुरु रहे हैं, गुरु गोरखनाथ, वो कहते थे कि हिंदू पूजे देहुरा मुसलमान मसीज, और जोगी पूजे परम पद, न देहुरा न मसीज, न हिंदू न मुसलमान। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी It's very cool. It's a great opportunity. Very excited. I mean, I think it's something that we would have never had a chance to get this encounter, and so we're super excited to have. Samia Afsar for NDTV. All right, so the Prime Minister has landed in Philadelphia. In fact, he's put. होने पर गर्व है। अरे आप जाति तक तो छोड़ नहीं पाए अपने। एक पत्रकार ने बता दिया कि इनके सजातीय लोगों की इतनी लंबी पोस्टिंग है, हर जगह ये लोग बैठे हैं, तो उस पर FIR हो गई। ये हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में इस समय जिस तरीके का हाहाकार है, उसके खिलाफ पूरा विपक्ष बोलेगा। और भाषा तो योगी आदित्यनाथ जैसी भाषा तो किसी की नहीं, जो ठोक दो, ये कोई संत की भाषा है। गर्मी उतार दूंगा। चलिए, अरे साधु स्वभाव, संत स्वभाव, उसके लिए क्या क्या कहा गया। कबीरदास ने इन्हीं लोगों के लिए कहा था, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, और अभी जो 10 विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, वहां बहुत स्पष्ट हो जाएगा। असली मुद्दा शासन है, प्रशासन है, संविधान पर चल रहा बुलडोजर है। जातिवादी आधार पर प्रशासन को पूरी तरीके से नियंत्रित करना है, और यही योगी आदित्यनाथ जी ना है अपने ऊपर मुकदमे हटाकर आए हैं। साहब, आप पर 302 का मुकदमा था, हत्या का। चलिए, और आप तो सारे हटा दिए। शिवम त्यागी, देखिए बारे जी, मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैं ही एक ऐसा पॉलिटिकल गेस्ट हूं जिसने बड़ी शालीनता से सबको सुना, और मैं ही एक ऐसा पॉलिटिकल गेस्ट हूं जिसके बीच में बार बार डिस्टर्ब किया गया। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि वो लाइन है कि सट्ठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट, ये किसी पॉलिटिकल आदमी के लिए नहीं है, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। ये विदुर नीति है, और आचार्य चाणक्य भी इससे सहमति रखते थे। आप अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे हिंदुस्तान में रहते हुए कि महंत और माफिया में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आप इस देश में सनातन का तो अपमान कर ही रहे हैं, बौद्ध धर्म का भी अपमान कर रहे हैं। मठ और मठाधीश को अगर आप इस तरह की संज्ञा में लाते हैं, तो इस देश में सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, बौद्ध धर्म में भी मठ है भाई। हेमिस मठ है, ताबो मठ है, तिक्से मठ है, इन सब मठों का अपमान आप कर रहे हैं, सभी मठाधीशों का अपमान आप कर रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद और स्वरूपानंद सरस्वती पर आपने लाठियां तो चलवाई ही थी, लेकिन आज आप जो है वर्बली भी उनको इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि इसके प्रति जब आप बात करते हैं तो आपकी जवाबदेही तय होती है, और मैं सम्मान कहना चाहता हूं। मैं किसी धर्म का अपमान करने में विश्वास ही नहीं रखता, सब धर्म सर्वोपरि हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा उन्होंने मठ और माफिया में करी है, इस तरह की भाषा क्या किसी और धर्म के किसी और पुजारी के लिए वो कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या ना हो? नहीं कर सकते ये लोग, और कभी नहीं कह सकते, चाहे वो कितना भी बुरा कह दें। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि डिस्कोर्स का एक अपना एक लेवल है, अपना एक तरीका है, लेकिन अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो माफ कीजिए, आपको हर तरीके से जवाब दिया जाएगा। सट्ठे साठ्यम समाचरित। आप टीपू सुल्तान बोलते हैं, औरंगजेब बोलते हैं, तो ये सब कैसी भाषा है? औरंगजेब तो अच्छा नाम है, क्या बुराई है इसमें? तो अगर औरंगजेब कोई नाम है और मुझे लगता है कि उनको बोल दिया जाता है, मैं मानता हूं कि कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले, शंकराचार्यों पर लाठियां चलवाने वाले, इस तरह का काम करने वाले, उनके लिए मुझे लगता है इससे बेहतर कोई नाम हो भी नहीं सकता। और दूसरी एक और भी चीज है, मुगलों को लेकर वो कोई बहुत ज्यादा शर्मिंदगी में भी नहीं है, वो उनको अच्छा मानते हैं, तो उनको अच्छा ही नाम देंगे। लेकिन अगर नाम इतने अच्छे हैं तो फिर उस नाम की सड़कें होती हैं या कुछ और होता है, तो बदलने की अपील तो आप ही करें। नाम लेकिन अभी भी है सड़कें, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है अभी कम बदलेंगे, लेकिन अभी भी है सड़कें ऐसी। तो मैं ऐसा मानता हूं इनके विचार से वो नाम अच्छे, हमारे विचार से 2024 में गर्मी जिसकी निकलनी थी वो निकल गई, और जिसको इशारा मिलना था वो मिल गया। नहीं समझ पाए तो मैं उनके लिए कोई शब्द जो इन्होंने संज्ञा दी है वो मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि ये इनकी शालीनता है। दूसरी बात, मठों की ये बात कर रहे थे, मठों का के लिए शंकराचार्य जो अपमान हुआ है, आपने राम मंदिर में देखा, उसके उद्घाटन में देखा शंकराचार्यों ने क्या क्या बोला।
उनका जो अपमान हुआ है। दूसरी बात, ये गोली चलाने की बात करते हैं, वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे माननीय मुख्यमंत्री जब थे मुलायम सिंह जी, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाते हैं और उसके बाद अभी आज वो उसके हेड हैं, उस कमेटी के हेड हैं। दूसरी बात, गोली चलाने के बाद कुछ राम भक्त, रामों की जो जिनकी अर्थी भी राम नाम से उठी थी, कुछ ऐसे भक्त राजस्थान में भी थे। 73 लोगों को इनकी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने गोली से भून दिया था, उनकी भी अर्थी राम नाम से ही उठी थी। उन पे ये कभी आंसू नहीं बहाएंगे क्योंकि वो पीडीए के से आते थे, क्योंकि वो उनकी जाति वो पीडीए थे, वो निचली जाति से आते थे, वो एसटी थे, वो ओबीसी में थे, तो आप उनके लिए कभी आंसू नहीं बहाएंगे। तो ये इनका भेदभाव है, यही भेदभाव आज उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, जिस भेदभाव के कारण आज उत्तर प्रदेश पूरा त्राही मच रहा है। ये मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, ये अपनी भाषा इसी तरह की रखेंगे। और शालीनता तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। अगर इनका मुद्दा, इनका ध्यान अगर बाढ़ राहत के लिए बड़ा होता, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है बाढ़ से, कोई ध्यान नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जवाब नहीं दिया, एक आज तक शब्द नहीं बोला, और बाकी सारे शब्द बोलेंगे वो, ना बेरोजगारों के लिए कुछ बोलेंगे, ना उन्होंने जो शिक्षा भर्ती के लिए जो 59,000 शिक्षक बैठे हुए हैं धरने पे, उन पे लाठियां चलाएंगे, बेटों पे, बच्चों पे लाठियां चलाएंगे। और अभी अयोध्या में एक बिटिया का जो राम मंदिर के अंदर काम करती थी, सफाई का काम करती थी, दलित समाज से आती थी, उसका गैंग रेप होता है और दो बार होता है। और उसके बाद जब वो थाने में जाती है 26 अगस्त को, तो उसको वहां से भगा दिया जाता है, उसको बेइज्जत किया जाता है, और जाके 2 सितंबर को उसकी एफआईआर की जाती है जब वो सोशल मीडिया में मुद्दा उठता है। तो ये बात करते हैं, इस तरह का न्याय शिवम जल्दी से जवाब दीजिए। पीडीए के लिए नहीं चाहते, ये अपने लोगों के लिए न्याय चाहते हैं और उन्हीं का ये झंडा बुलंद करना चाहते हैं। देखिए, हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि हम हर तरीके की बात करने के लिए तैयार हैं। हम सेमीकंडक्टर्स की भी बात करेंगे, हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात करेंगे, हम 2 से 10 एयरपोर्ट ले जाने की भी बात करेंगे, हम जितना पॉपुलेशन डेंसिटी है उस पर भी बात करेंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह की बातें करेगा तो उनको इस तरह का जवाब दिया जाएगा। अगर कोई गैंगस्टर्स में भी जाति ढूंढेगा, मुख्यमंत्री की भी जाति ढूंढेगा, महंत की भी जाति ढूंढेगा, बलात्कारी की भी जाति ढूंढेगा, जर्नलिस्ट की भी जाति ढूंढेगा, पत्रकार, रिपोर्टर, सबकी जाति अगर ढूंढेगा और उसके बाद जो है एक पूरा प्लान लेआउट कर देगा गैंगस्टर के लिए। प्लीज बीच में नहीं, माननीय मुख्यमंत्री बीच में नहीं, लड़ थोड़ी ना रहे, आराम से बात कर रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, जो भी आपके पास है वो बाद में बोल लीजिएगा। अब एग्जाम्पल है ना, एक पवन यादव नाम का व्यक्ति अगर महिलाओं पर पानी फेंकने की वजह से गिरफ्तार हुआ तो उसको छूटते ही सबसे पहले आप उसको मुख्यमंत्री जो पूर्व हैं अखिलेश यादव जी, क्योंकि वो यादव था, उसको मिलने बुलाएंगे। कल वो और बड़ा क्राइम करेगा, फिर उसका समर्थन करेंगे। मरने के बाद जो स्थितियां बनती है, मंगेश यादव अगर उसके नाम के पीछे यादव है तो आप उसको भी सपोर्ट करेंगे। मतलब गैंगस्टर एक गरीब और गरीब के बच्चे को बनाने से लेकर उसके मरने के बाद तक की गारंटी ले रहे हैं। वो लड़का वहां मौजूद नहीं था जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाम लिया, वो मौजूद नहीं था वहां पे, उनका नाम लिया, और बाकी 20 अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री थे, पूर्व जज नहीं है। ये जातिवादी कौन है? उनकी बात खत्म कर दीजिए। हाँ। अखिलेश यादव अभी जज बने नहीं है, जिस दिन पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो वर्डिक्ट आप सुना देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जज से आगे बढ़ते हैं। जज की बात, विनोद अग्निहोत्री जी, विनोद अग्निहोत्री, अब हम इस तरफ आएंगे, विनोद अग्निहोत्री जी, विनोद अग्निहोत्री जी, कुल ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ये रुक जाइए, हमारे जैसा चलेगा नहीं। चलिए, अब आप वो लोग डरा रहे हैं, मुझे बताइए कोई बात है क्या? नहीं, आप लोग शांत हो जाइए। शांति से विनोद बैठे अग्निहोत्री जी, जरूरी है, विनोद धीरे धीरे अग्निहोत्री, बात कर लेंगे। अब आप एनालिस्ट की भी बात सुनिए। विनोद अग्निहोत्री जी, 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिसमें से 5 सीटें सपा के साथ हैं और 4 सीटें भाजपा प्लस एनडीए की 5 जी, एनडीए, जिसमें अहम है करहल जो मैनपुरी में आता है और मिल्कीपुर जो अयोध्या में आता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो जिसका सिग्निफिकेंस अब ज़्यादा बढ़ गया है 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद, इसके वजह से क्या इतना ज़्यादा गर्मी हो गई है? देखिए, अयोध्या जब बीजेपी हारी लोकसभा सीट, वही तो अयोध्या को लेके सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और अयोध्या हारने का जो उसको तंज मिला, चाहे वो पार्लियामेंट में अवधेश प्रसाद जी को आगे बिठा करके राहुल गांधी और अखिलेश जी सामने रखते हैं, हर जगह जब भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ भी बात होती है, तो अयोध्या का जिक्र आ जाता है। तो अयोध्या एक ऐसी टीस बन गई भाजपा के लिए कि अब इसलिए मिल्कीपुर एक जो उपचुनाव है जी, वो भाजपा के लिए जीतना या सपा दोनों के लिए जीतना जो है एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। क्योंकि मिल्कीपुर अगर बीजेपी जीतती है तो वो अयोध्या वाला जो तंज है उसको काफी हद तक कमजोर करने की कोशिश करेगी।
और अगर सपा फिर जीत जाती है मिल्कीपुर, क्योंकि एक ही बार जीती है बीजेपी मिल्कीपुर सिर्फ 2017 में है, तो फिर सपा का और ये होगा कि भाई अब अयोध्या भी हार गए, मिल्कीपुर भी हार गए, तो इसलिए मिल्कीपुर की सीट जो है वो, और करहल की जहाँ तक बात है, करहल चूंकि गढ़ है और अखिलेश जी वहाँ से विधायक थे, और करहल लगातार समाजवादी पार्टी का बिल्कुल जिसको गढ़ कहें, वही तो हमारे वहीं के हैं इटावा के बगल में, तो करहल भाजपा चाहती है करहल हम छीन लें, जैसे आजमगढ़ इन्होंने बाई इलेक्शन में छीनी थी या रामपुर छीनी थी समाजवादी पार्टी से, तो ये दोनों सीटें हैं। लेकिन और जो छोटी हुई सीट है वो अवधेश सिंह ही की सीट है, हाँ मिल्कीपुर, तो इसलिए बहुत अहम है। मिल्कीपुर अवधेश की और अखिलेश की इधर अखिलेश जी है, की करहल करहल है। लेकिन एक चीज बताऊं, बाकी जो 8 सीटें हैं उनके नतीजे भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, क्योंकि योगी जी को भी जो है अपना प्रूव करना है केंद्रीय नेतृत्व के सामने, जो उनके ऊपर एक वो लगा कि साहब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस खराब हो गया, जो 70+ जीतने की बात कर रहे थे तो 33 पे आके अटक गया, तो उनको भी प्रूव करना है। तो ये बहुत सारे पेच हैं जिस वजह से ये लड़ाई, और ये लड़ाई सिर्फ यही नहीं रुकेगी 10 सीटों पर, ये 2027 तक चलेगी, उसके बाद 27 फॉलोअप होगा उसका। ये वहाँ की जो डेमोग्राफी और पॉपुलेशन है वो आज से नहीं कई दशक से समाजवादी पार्टी जीतती रही है। करहल भी एक समय ऐसा था जब कांग्रेस का बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी, तो करहल में भी कांग्रेस जीतती थी, और जसवंत नगर में मुलायम सिंह एक बार नहीं 2 बार चुनाव हारे हैं। है, मैंने खुद देखा उन चुनावों को जिसमें वो हारे हैं। सन 80 में भी हारे हैं, और उसके पहले सन 69 में भी हारे, 69 में हारे, मैंने खुद देखा 69 में। मैं उस समय समाजवादी युवजन सभा का सदस्य बना था। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि आप सत्ता में बेशक रहे हो, 2004 में मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, तो बहुत सारी सीटों पे वो जीतते थे, जो बाई इलेक्शन होता था उसमें जीतते थे। 2007 में क्यों गायब हो गए? तो कुछ न कुछ ज़रूर है। ये एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि राजनीतिक संस्कृति का डिस्कोर्स बदल रहा है। राजनीतिक संस्कृति का डिस्कोर्स यूँ बदल रहा है कि मैंने बहुत कुछ देखा है, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, और इनका लोहिया से बहुत, जवाहरलाल नेहरू से बहुत विरोध था, पर भाषा की मर्यादा न कभी दीनदयाल उपाध्याय जी ने तोड़ी थी, न इन लोगों ने तोड़ी। और उसी प्रकार से हम तो आपातकाल में, मैं तो 19 महीने जेल में रहा, हमारा पूरा खानदान जेल में रहा। मैं तो मुलायम सिंह जी के बगल वाले बेंच में, हम लोगों का सीमेंट वाली बेंच थी, हम सोए। पर उस समय भी इंदिरा जी ने कभी भी भाषा की मर्यादा जयप्रकाश जी के लिए नहीं, उन्होंने कहा कि वो संत आदमी है, उनको गुमराह कर दिया कुछ लोगों ने। तो वो जयप्रकाश जी का आदर आपातकाल लगाने के बावजूद भी करती थी। तो पर अब डिस्कोर्स बदल गया, जैसे फिल्मी गाने बदल गए हम। हाँ, उसी प्रकार से अब ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स और फिल्मी गानों के बेसिस पर ओटीटी में जैसे अग्रेशन देख रहे हैं, बिल्कुल वो मतलब वो जनरल, क्या हमारा सोसाइटी अग्रेसिव हो गया, ये भी एक सवाल होगा। क्योंकि जो पहले कहा जाता था कि ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन के बीच में कम से कम बातचीत होती है, पार्लियामेंट में वो भी अब नहीं दिखता। जावेद अख्तर ने कहा कि कब कौन सी गाली के गाने बनने लग जाएं, अब वो पुराने गाने खत्म हो गए। मारिया, जब अमिताभ बच्चन की फिल्में हम लोग देखते थे, तो हमें पुरानी फिल्में जो है राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर के दौर की में मजा नहीं आता था। अब इन लोगों को अमिताभ बच्चन की फिल्मों में मजा नहीं आता होगा, आज के जमाने की जो फिल्में। तो इसमें अमिताभ बच्चन कौन हो गया अब? नहीं मतलब राजनीति में नहीं, अब क्योंकि एक शिफ्ट दिख रहा है ना, वो एंग्री यंग मैन का जमाना था, अब फिर से एंग्री यंग मैन का जमाना आ गया। नहीं, अब तो एंग्री यंग मैन नहीं, अब तो कुछ वायलेंट यंग मैन का जमाना आ रहा है। वो भी खुद ओल्ड हो गए हैं अब तो। नहीं, तो वायलेंट यंग मैन का जमाना आ रहा है। जी नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए भावेश पांडे जी, आपका क्या कहना है? ये जो अग्रेशन है, कितना वो रिलेटेड है कि कौन सी सीट पर चुनाव हो रहा है? जो 10 सीटें हैं उसमें 2 बहुत ही अहम सीटें हैं, एक करहल जो अखिलेश यादव रिप्रेजेंट करते थे, और दूसरा मिल्कीपुरी। जी देखिए, इसको चुनाव को इनका जो उद्देश्य है कि एक तरफा किस तरह चुनाव हो जाए, और कहीं ना कहीं हम उसको एक तरफा करने के चक्कर में हम ओबीसी और यादव और मुस्लिम यादव और ओबीसी का जो इनका समीकरण है, उसको बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं हिंदू के खिलाफ बोलते चले जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश जी को सनातन के खिलाफ होने की बजाय वो अपनी नीतियों को लेके जाएं, वो ज्यादा अच्छा है।
और अगर वो ऐसी बातें करेंगे तो ये कहा सुनी, ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप यही चलेंगे और मुद्दों की बात ही नहीं कहीं होगी। तो हम धर्म से ऊपर उठ के, थोड़ा जाति से ऊपर उठ करके अगर हम जनता की बात करेंगे, जनता के विषय में बात करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा और उपचुनाव बहुत मजेदार होने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इस तरह की बातों से संदेश अच्छा नहीं जाता है। मुझे लगता है अखिलेश जी को संयम रखना चाहिए अपने बातों से और अपने लोगों के बीच। तो आप अखिलेश जी को बार-बार एडवाइस कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर प्रदीप भाटी नहीं जी जी, जवाब मुझे देना लग रहा है चाहते थोड़ा हैं। होमवर्क करके नहीं आए हैं। उनको 2024 के चुनाव का नतीजा दोबारा देखना चाहिए और उसमें विश्लेषण करना चाहिए कि हर जाति का, हर धर्म का हमें सहयोग मिला है, जब भी हम इतनी सीट जीते हैं। और वो भी कितनी भी बेईमानी हो जाए, वैसे सीटें तो हम 50-55 से ज़्यादा जीतते। लेकिन एक और चीज़ है, अभी त्यागी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की इकनॉमी पे बात करी, हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं और इकनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। त्यागी जी, उत्तर बात प्रदेश सुन में लीजिए, 12 फोन से पे बात 17 जी। 12 से 17 के बीच में मैन्युफैक्चरिंग रेट 17.4 था। आज तक ये अचीव कर पाए। उत्तर प्रदेश आज प्रति व्यक्ति आय में सेकंड लास्ट नंबर पे, बिहार से ही बस ऊपर है थोड़ा सा, ये उसमें कर पाए। देश के अंदर जो एफडीआई आती है उसमें से 0.5% नहीं है उत्तर प्रदेश में आने वाला। और ये बात करते हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में 35% की ग्रोथ चाहिए पर उसकी। और आज जीडीपी में, रियल टर्म्स में जीडीपी की ग्रोथ उत्तर प्रदेश के अंदर 4 से 4.5% में है। आप ये उत्तर प्रदेश के सही आंकड़े हैं। और वो ये बात करके आप कुछ भी चुनावी भाषण में कुछ भी आप बोल के आ जाएं, जब आपको मालूम है आपकी असलियत, आपने कुछ बनाया नहीं उत्तर प्रदेश में, सिर्फ बिगाड़ा है। और आप जब इस हालत में हैं तो आप सिर्फ ऐसी भाषा शैली इस्तेमाल करके प्रदेश को और देश को बरगलाना चाहते हैं। आप जो मुद्दे हैं, जनमानस के मुद्दे, उन पर आप बात नहीं करना चाहते। वहीं से कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि इन सबको, भावनाओं को भड़का के आप कैसे चुनाव जीत जाएं। तो यही उत्तर प्रदेश की हकीकत है। और सारे आंकड़े इनके विपरीत है, चाहे वो इकोनॉमी को लेके हों, चाहे रोजगार को लेके हों। सब तरह से उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो फेल मुख्यमंत्री हो चुके हैं और इसी का जवाब 2024 में इन्हें मिला। देखिए, एक तो एक चीज़ है कि अभी भाटी जी 2000 चाहे जी 14 कौन, हाँ जी, बताना चाह रहे थे आप, गो है। हाँ, भाटी जी ने अभी एक बात कही कि सभी वर्गों का वोट अखिलेश जी को मिला 2024 में। तो अखिलेश जी स्वयं ये बात क्यों भूल जा रहे हैं कि किसी हिंदू मठ के ही एक पीठाधीश्वर के बारे में ऐसी बात कह करके, और आप हिंदुओं में ही डाइवर्जन करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है नहीं, उन्होंने कहा है, स्पष्टीकरण साफ कहा है, मैं सारे साधु संत, ऋषि मुनि, तपस्वी सबका सम्मान करता हूँ। कब कहा उन्होंने ऐसा? वो टारगेट क्यों कर उन्होंने रहे कहा हैं? मठाधीश मुख्यमंत्री, वो खुद कहते हैं, मैं अपनी जाति बताते हैं, वो तो एक मठ के वो पोलराइजेशन संत करने के लिए नहीं है, ऐसी महंत भाषा का नहीं है। प्रयोग करना मुझे नहीं लगता सही है। और इकोनॉमी की बात करेंगे तो आप लोग तो बहुत पीछे रह जाएंगे। बाकी बताइए आप, नहीं बताइए, चलिए पांडे जी बताइए, इकोनॉमी में कहाँ बहस करना चाहते हैं बताइए, उपचुनाव पे बात बताइए, एक आंकड़ा तो दीजिए, पीछे रह जाएंगे, गोल गोल बातें क्यों करते हैं? एक आंकड़ा दीजिए और ये बात, और मैं जवाब देता हूँ आपके आंकड़े का। उनकी बात सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। 2024 में सभी का वोट मिला था, ये इस बात को नहीं भूलना चाहिए। 2024 में अगर सबका वोट मिला है तो एक जाति और जी, दरअसल योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर हैं गोरखनाथ धर्म मंदिर के, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो राजनेता भी हैं, और जब आप राजनीति में हैं तो विपक्ष के हमले तो झेलने पड़ेंगे। फिर आप संत के आवरण में नहीं बच सकते हम संत हैं, क्योंकि अगर आप वाकई, या तो आप राजनीति में ना हो, राजनीति में हैं तो आप भी हमले करेंगे, उधर से भी हमले होंगे। तो खाली ये बार बार कहना कि वो ठीक है अखिलेश यादव क्या बोले, उनके शब्दों का चयन है, अगर वो ऐसा नहीं बोलते तो ज़्यादा बेहतर होता, बचते। लेकिन योगी जी जब से सांसद बने तब से नेता भी तो हैं, वो राजनीति में भी तो हैं। तो जब आप राजनीति में आ जाते हैं, चाहे आप किसी पेशे में, पत्रकार हूँ, कल को मैं राजनीति में चला जाऊँ तो मैं थोड़ी कहूँगा मैं पत्रकार हूँ, मुझे पत्रकार के नाते आप मुझे मत बोलिए, मैं तो पत्रकार हूँ, तो मैं राजनीति में हो जाऊँगा भाई। और राजनीति के जो नियम हैं और दांव पेच हैं, जो हमले हैं, वो झेलने पड़ेंगे। राजनीति में कुछ नियम भी है। नहीं, नियम मतलब खेल तो है ना, खेल है। हाँ, खेल है उसमें मतलब जो भी आप समुद्र में अगर कूदेंगे तो आपको ऑक्टोपस का सामना भी करना पड़ेगा और आपको सबको झेलना पड़ेगा, नहीं तो आप किनारे बैठे रहिए। चलिए, देखिए, एक चीज़ तो साफ है कि जाहिर है राजनीति में मर्यादा है।
इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उनको सभी हमले झेलने पड़ेंगे और वो सभी हमले झेलेंगे। हमले अगर पॉलिटिकल हैं तो ज़्यादा बेहतर है। जब आप एक महिला से बात करते हैं तो बेशक वो पॉलिटिक्स में ही क्यों ना हो, आपकी एक बेसिक कर्टसी और आपकी एक बेसिक मर्यादा है जिससे ऊपर आप नहीं जा सकते। नहीं, जेंडर और प्रोफेशन में सेम नहीं। प्रोफेशन मठ का महात्मा होना कोई प्रोफेशन नहीं है, एक जीवन शैली है और जिसको एक बहुत बड़ा तबका सम्मान करता है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसी तरीके से दूसरे धर्म के जितने भी मौलाना मौलवी हो, चाहे प्रीस्ट भी हो, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन ये उसके बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि जानते हैं इस बारे में। फिर से मैं कहता हूं, बात करते वक्त आपको सामने वाले की मर्यादा का ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप नहीं चाहते वो अलग बात है। रही बात क्रिटिसिज्म, हाँ, राजनीति में जब आप हैं आपको हर क्रिटिसिज्म लेना पड़ेगा, हम तैयार हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी भी उनको हर तरह का क्रिटिसिज्म देते हैं। और रही बात ये बार बार जाति बहुत कर रहे हैं, कह रहे मुख्यमंत्री ने जाति बता दी। अरे आपके लिए आसान हो गया, एक व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी पड़ेगी आपको, वरना आजकल तो आप हर किसी की जाति पूछते हैं। आपको मुख्यमंत्री जी ने खुद ही बता दी कि भैया ये मेरी जाति है, तो मैं मानता हूं तय कर लीजिए जाति पूछनी है कि नहीं। और अंत में बस एक ही बात, उत्तर प्रदेश में चाहे वो 2014 की सीटें हों, चाहे वो 2017 की सीटें हों, चाहे 2019 की सीटें हों, फिर 20 में उपचुनाव हो, चाहे 22 में फिर विधानसभा हो, हाँ 24 में कहीं ना कहीं हमें उसका डेंट जरूर लगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोर्स करेक्शन करेंगे। मैं मानता हूं कि जब 10 साल का स्ट्रीक होता है थोड़ा बहुत इंसान से गलती हो जाती है। हमारे जैसे आप सुबह से शाम तक एंकरिंग करते हैं, होता है इंसान से कभी कभी 1-2 बार शब्द इधर उधर हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप एंकर शानदार नहीं है। तो 14 से लेकर 24 तक हमें शानदार बहुमत मिला है। एक बार के लिए उनको लगा होगा कि शायद इस तरह की बातें, ये जो भाषा ऐसी बोल रहे हैं ये वापस उधर वहीं पहुंचा। नहीं, लेकिन मेरा एग्जांपल गलत है यहाँ पर, लेकिन हाँ जी, चूंकि शिवम ने 2 बार कहा कि किसी और धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ और सुनील जी को याद होगा 1993 में उत्तर प्रदेश का चुनाव था विधानसभा का, और जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अब्दुल्ला बुखारी साहब पूरा वो मुसलमानों को फतवा दे रहे थे। मुलायम सिंह यादव लखनऊ की रैली में उन्होंने कहा कि इमाम साहब सिर्फ इमामत करें, सियासत हमें करने दें। तो ऐसा नहीं है कि समय समय पर नेता दूसरे धर्म के लोगों को ही बोलते रहे। फर्क है। नहीं तो वो सियासत में नहीं थे, वो सियासत में नहीं थे। कहा इमामत करें, मठाधीश और माफिया बड़ा फर्क है। इमामत करें उन्होंने, मठाधीश और माफिया में बड़ा फर्क सर, इमामत और माफिया में बड़ा फर्क है। नहीं तो अगर कोई मौलाना आगे राजनीति करने लगे, लेकिन कहा जाए इसको हमने कब क्रिटिसाइज किया? महाराज जी को रोज कहा जाता है कि भाई वो संत हैं तो संत रहे, राजनीति ना करें। आपको याद है क्या कहा था लालू प्रसाद? आपको याद होगा? माफिया वही नहीं, नहीं मैं क्या वही नहीं, आपको याद है क्या कहा था लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जी ने? ए साधु बाबा, आप सिर्फ घंटा बजाइए, ये मत कीजिए, ये लोकसभा में है। हाँ, तो उसको भुगतना लेकिन वो बात उतनी नहीं हुई, उस पर हंगामा नहीं हुआ। माफिया में फर्क है। नहीं, माफिया का मतलब क्या है मैं भी जानता हूं। वो माफिया है, बस आपने गलत मान लिया, मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं तो मान रहा हूं गलत है, मैं तो कह रहा हूं आगे वो माफिया नहीं है। अब रंग की बात करते नहीं करना हैं, चाहिए। अब रंग की बात करते हैं, क्योंकि रंग पर भी सवाल हो रहा है। सपा की टोपी लाल, कारनामे काले, फिर अखिलेश यादव जी ने कहा देवी दुर्गा का रंग है लाल। अब लेकिन जो भी है, अगर आप टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं तो इसमें भी एक बहुत ही स्कोप से है, जो कहते हैं ना कि इसमें भी एक खूबसूरती दिख रही है। मतलब इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, जितना उसको पेंट किया जा रहा है, हाँ जितना पेंट किया जा रहा है उतना भी बुरा नहीं है। इसमें कुछ रंग भी है। नहीं, रंग है, बस वो माफिया शब्द का जो इस्तेमाल हाँ, वो उसमें प्रॉब्लम, वो एक प्रॉब्लम है। क्योंकि वो सीधे, मतलब मुझे लगता है, लेकिन मेरा एक मानना है, मुझे लगता है कि उसको ओन ही नहीं करना चाहिए। आगे कोई कहे मान लीजिए कि ये पत्रकार माफिया, तो मैं क्यों अपने को चुनूंगा? मैं पत्रकार हूं, लेकिन माफिया जवाब ही नहीं देंगे आप। मैं जवाब ही नहीं दूंगा। जवाब ही नहीं देंगे। चलिए, योगी जी माफिया है ही नहीं। कौन? पंकज श्रीवास्तव जी, हो ही नहीं सकते। एक मिनट। पंकज श्रीवास्तव एक मिनट। पंकज श्रीवास्तव जी, आपने सुना होगा यहाँ की बात, अब तो रंग पर भी सवाल उठ रहा है। बिल्कुल। और मैंने जब यहाँ की बात सुनी और इतिहास की भी बात हुई, सुदीप जी बैठे हैं, तो मैं सीधे सुभाष चंद्र बोस की याद करना चाहूंगा। ये 12 मई 1940 का भाषण है झाड़ग्राम में। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा ने त्रिशूलधारी सन्यासी और सन्यासिनियों को वोट मांगने के लिए जुटा दिया है। त्रिशूल और भगवा लबादा देखते ही हिंदू सम्मान में सिर झुका देते हैं। धर्म का फायदा उठाकर इसे अपवित्र करते हुए हिंदू महासभा ने राजनीति में प्रवेश किया है। सभी हिंदुओं का कर्तव्य है कि इसकी निंदा करें। ऐसे गद्दारों को राष्ट्रीय जीवन से निकाल फेंके, उनकी बात पर कान न दे। यह 14 मई को आनंद बाजार पत्रिका में छुपी हुई रिपोर्ट है। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा। क्या उन्होंने अपमानित किया था? उन्होंने बताया था कि धर्म के आधार पर जो राजनीतिक सत्ता लेने की कोशिश है वो धर्म का सबसे बड़ा निषेध है, वो धर्म का अपमान है। कभी रावण ने भगवा पहनकर सीता का हरण किया था,
आज ये लोग भगवा पहनकर सत्ता का हरण कर रहे हैं और अपने सारे काले कारनामों पर ये धर्म का आवरण ओढ़ लेते। देखिए धार्मिक व्यक्ति को कह दिया गया, अरे भाई उन पे 302 का मुकदमा रहा है, इसमें क्या भाषा में क्या हत्या का मुकदमा रहा है उन पर। और ये नहीं कह सकते कि आपने सारे अपने, यानी ये तो नैतिकता की कौन सी ये नियम है कि अपने ऊपर लगे सारे मुकदमे आपने वापस ले लिए और बताया कि साहब हम तो बड़े पवित्र हैं, और जिसको जो चाहा कह दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने बुलडोजर न्याय के नाम पर संविधान पर बुलडोजर चलाया है, तो बतौर मुख्यमंत्री आपको 1 मिनट उस कुर्सी पर बैठे रहने का हक नहीं है। आप बिल्कुल इस बात को ध्यान कर लीजिए कि आप मठाधीश है, बहुत अच्छी बात है, मठ के आप महंत हैं, उसमें किसी को क्या दिक्कत है, लेकिन जब राजनीति में आकर आप संविधान की मर्यादा को बुलडोजर उस पर चलाते हैं तो इस उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का हर व्यक्ति खड़ा होकर कहेगा कि लोकतंत्र के लिए घातक है। और कह रहे हैं कि साहब ये हिंदू राष्ट्र बनाने गए, तो फिर डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र सबसे बड़ी विपत्ति है, इसको हर हाल में रोकना होगा। तो हम क्यों इस भाषा को, क्यों इस भावना को नहीं भूलेंगे? हम बिल्कुल भूलेंगे, हम कहेंगे इनको कि आप किस दिशा में हमारी पूरी राजनीति को लिए जा रहे हैं। सांप्रदायिक विभाजन जिस तरह से किया, किसी संत से तो उम्मीद नहीं की जा सकती ना। गुरु नानक हमारे गुरु रहे, जो कहते थे कि एक नूर ते सब जग उपजा, और ये क्या कह रहे हैं? तो दिक्कत क्या है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के धर्म भीरू जनता को जिस तरीके से बरगलाने की कोशिश की जा रही है, उससे अब लोगों की आंखें खुल गई हैं। आप 69,000 जो शिक्षक थे उन पर लाठियां चलाकर, उनके हक को मारकर, उनके आरक्षण को मारकर, ये नहीं कह सकते कि हमारी आलोचना धार्मिक संत की आलोचना है। सवाल उठेंगे, हर लिहाज से उठेंगे। और लोग, आप, मैं किसी को माफिया नहीं कह रहा हूं, लेकिन माफिया राज और क्या होता है? माफिया राज और क्या होता है? जब लोगों को फर्जी एनकाउंटर में मारा जाता है, जब इम्प्यूनिटी होती है, जब तमाम जो बलात्कारी अगर उनका संबंध इनकी पार्टी से है तो उनको कोई सजा नहीं मिलती जल्दी, उनको पकड़ा भी नहीं जाता, उनका कोई बुलडोजर नहीं चलता उनके घर पर। उत्तर प्रदेश में माफिया राज इससे स्पष्ट क्या हो सकता है? हाँ, ये जरूर है कि उसमें आपके माफिया इस समय प्रिय हैं। शिवम जवाब दीजिए, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। देखिए, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, जैसे आप माफिया से बचे ना, बस ऐसे ही बच जाना था, बात खत्म हो गई। आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं माफिया नहीं कह रहा हूं, लेकिन माफिया राज कह रहा हूं। बिल्कुल, क्रिटिसिज्म तो लेना ही है पॉलिटिक्स में, इसमें कुछ आप ऐसा नहीं बता रहे हैं जो इस देश को नहीं पता। जाहिर है हर कोई व्यक्ति जो भी राजनीति में, बीच में नहीं, प्लीज, आपके बीच में कोई बोला ही नहीं, तो क्रिटिसिज्म तो लेना ही है, जाहिर है, और हर बात पर बात होगी। लेकिन ये बात सत्य है कि जब आप मठ को माफिया से जोड़ देंगे, मठाधीश को माफिया से जोड़ देंगे, तो परेशानी है। केसेस आतंकवादियों के आपके समय में वापस ले लेते समाजवादी वाले, तब आपको कड़ी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन वैसे आपको बड़ी तमाम दिक्कतें हैं। जब हाईकोर्ट जो है इस तरह की टिप्पणियां करता था कि अभी तो केस वापस ले रहे हो, कल इनको जो है पद्म विभूषण भी दे देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। एंडरसन जैसे व्यक्ति को देश से भगा दिया, कितने लोगों की हत्या में, उसके बाद उस पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन आपको लगता है बहुत दिक्कत है। और श्री गुरु नानक का आपने जिक्र किया, अपने नेता को समझाइए कि उस पंथ का आने वाला हर एक व्यक्ति इस देश में गौरव के साथ पगड़ी पहन सकता है, क्योंकि उसके बाद हम रैप अप करेंगे ये मुकाबला। और सुधींद्र भदौरिया जी ने, जिन्होंने बहुत साल से यूपी के पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली देखा है, उनकी बात सुनेंगे। छोटा सा ब्रेक और हम फिर वापस आते हैं। मुकाबला में आपका स्वागत है और अब हम इस डिबेट को रैप अप करेंगे। और सुधींद्र भदौरिया जी, आपने बहुत ही संयम से पूरी डिबेट को सुना और ये डिबेट पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे थी। दो नेता यूपी के जिनके इर्द गिर्द पूरी राजनीति है, उनके डिस्कोर्स में इतनी गिरावट क्यों दिख रही है? आपने तो मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी काम किया हुआ है। मैं बहुत पहले से हूँ। मैंने जयप्रकाश जी की, मैं उस कमेटी का मेंबर रहा हूँ जिसमें लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार, स्वयं मुलायम सिंह जी रहे हैं, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मैं सदस्य रहा हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, जो डेमोक्रेसी है ये एक लंबी पदयात्रा जैसी चीज़ है। ये कोई 100 मीटर रेस नहीं है, और ना ही ये वो फुटबॉल खेल है जिसमें जिडान की तरह आप आके एक मारिए धक्का और ट्रिप कर दीजिए। अगर ये खेल आप उस तरह से चलेंगे
तो एक पुराना गाना है, शीशाए दिल यूं ना उछालो ये टूट जाएगा। डेमोक्रेसी को बहुत नाजुक ये सिस्टम होता है, बहुत डेलिकेट सिस्टम होता है, इसलिए। और देखिए, अगर हम मिसालें ढूंढने लग जाएंगे तो किसी की मिसाल मिलेगी नहीं। हमने खुद गेस्ट हाउस कांड देखा है, उसके बाद हमने तमाम तरह की भाषाओं के वो भी देखे हैं। मैं उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, पर इस तरह के भाषा और संस्कृति से बचना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। अन्यथा जिस प्रकार की दुनिया में इस समय डेमोक्रेसी पर, ख़ास तौर से आप अमेरिका तक में चले जाइए, वहाँ पे तो जिस तरह की गाली गलौज की भाषा शुरू हो जाती है, आप सेनेट में घुस जाते हैं चुनाव में हारने के बाद बंदूकों, तो ये सिस्टम से बचना चाहिए हमें। लेकिन कैसे बचेंगे? अगर इतना हाई स्टेक इलेक्शन है, ग्लव्स और ऑफ जो बोलते हैं, एक कहावत है इंग्लिश में, वही तो ग्लव्स और ऑफ ही है ना। देखिए, इस तरह से बचेंगे कि हमारे बाद भी ये दुनिया रहने वाली है, हमारे बाद भी ये समाज चलेगा, हमारे बाद भी। अगर हम एक लंबी दृष्टिकोण अपनाएंगे, आज लोहिया जी नहीं है, पर उन्होंने एक लेकिन ये भी कहा जाता है सुधींद्र भदौरिया जी, और मैं आपको भी पूछ रही हूँ विनोद अग्निहोत्री जी, कि यूपी की जो असेंबली में हमेशा अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री दिखी है, जो टेंशन वाली भी केमिस्ट्री भी है, लेकिन एक दूसरे में एप्रिसिएशन भी है कि आप भी सेकंड जनरेशन है, हमने भी भाजपा को एस्टैब्लिश कर दिया स्टेट में। एक केमिस्ट्री भी दिख रही थी, लेकिन वो केमिस्ट्री भी खत्म हो गई है। देखिए, चुनाव आते जाते रहेंगे, चुनाव आएंगे फिर आएंगे, लेकिन जो सुधीन जी ने कहा कि हमारे बाद भी ये देश और समाज और लोकतंत्र रहना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और ये जिम्मेदारी कभी जवाहरलाल नेहरू की, अटल बिहारी वाजपेयी की और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस इनकी थी, वैसे ही आज ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की, राहुल गांधी की, योगी आदित्यनाथ की, अखिलेश यादव जैसे नेताओं की है, इन सब की है। तो ताकि आने वाली पीढ़ियों को आप क्या दे रहे हैं? मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो ध्रुव हैं। अगर इनके बीच में भाषा की मर्यादा टूटेगी तो उसका असर नीचे कार्यकर्ताओं तक जाएगा। मैं तो आज प्रशंसा करूंगा शिवम त्यागी की और मनोज भाटी जी की, कि कम से कम इस डिबेट में भाषा की मर्यादा बनी रही एक दूसरे में। तो ये अगर कम से कम नेता लोग अपने प्रवक्ताओं से ही एक प्रेरणा ले लें कि सामाजिक डिस्कोर्स जो है, जो पब्लिक डिस्कोर्स है, उसमें भाषा की मर्यादा, आचरण की मर्यादा, उससे लोग सीखते हैं। अब स्टूडेंट यूनियन के चुनाव नहीं होते हैं, अब जो राजनीति की जो नर्सरियां थी जहां से नेता पैदा होते थे वो खत्म हो गई हैं। तो कहां से आएंगे नेता? नेताओं के आचरण और उससे ही लोग राजनीति में आएंगे। तो मुझे लगता है इसका ध्यान इन दोनों नेताओं को और देश के सभी नेताओं को देना चाहिए। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, और मैं समझता हूँ कि ये आखिरी चुनाव नहीं है 10 विधानसभाओं का। इन 10 विधानसभाओं के चुनाव के बाद भी बहुत सारे और चुनाव आएंगे। राजनीति में देखिए कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है, इसलिए इसको इस तरह की प्रतिष्ठागत न चुनाव बनाकर, बल्कि अपने विचार, सिद्धांत, कार्यक्रम, उस पर ये चुनाव कंसंट्रेट करें। जो जीतेगी टीम वो अच्छा, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 2027 के चुनाव में तमाम तरह के खेल होंगे, और उसमें जिनको हम लोग आज विचार नहीं जिनका के नाम का कर रहे हैं, बसपा को इस बार 10% वोट मिला था, कहीं ज़्यादा वोट मिलेगा 2027 के चुनाव में। मैं इस बात का दावा करना चाह रहा हूँ इस डिबेट। आपको क्या साइन दिख रहे हैं कि बसपा का रिटर्न हो सकता है? बसपा का रिटर्न इसलिए होगा कि 3 चेहरे कम से कम रहेंगे। मायावती जी का चेहरा कोई हल्का चेहरा नहीं है, बहुत मजबूत चेहरा है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, कानून व्यवस्था के लिए और विकास के लिए भी। जो आप जिस इस पर बैठे हैं, नोएडा का सबसे ज़्यादा अगर विकास किया है किसी ने, चाहे वो भाटी जी हो और शिवम त्यागी हो, ये भी ये मानेंगे कि यहाँ से लेके आगरा तक का उन्होंने पूरी तस्वीर बदल दी थी अपने दौर में। मैंने कानून व्यवस्था के मामले में तो मायावती जी का रिकॉर्ड मुझे लगता है अब तक सबसे बढ़िया है, क्योंकि मायावती जी के समय उन्होंने अपने घर से अपने एमपी को बंद करा दिया था, गिरफ्तार करवा दिया था। बिल्कुल। और दूसरा, कभी कोई आरोप ये नहीं लगा, जैसे इस समय तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, वो आरोप कभी नहीं लगा किसी एनकाउंटर पे कि ये किसी जाति को देख के, किसी संप्रदाय को देख के, किसी वर्ग को देख के, किसी विषय को देख के जो है ये हो रहा है। इस मामले में कल्याण सिंह की पहली सरकार 1991 की और मायावती जी की 2007 की सरकार,
कानून व्यवस्था के मामले में मुझे लगता है कि वो 2 उदाहरण हैं जिनमें कभी इस तरह के आरोप नहीं लगे कि कोई वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा हो या किया जा रहा हो। तो मुझे लगता है मायावती जी का ये तो मैं सुनील जी से सहमत हूँ, लेकिन दिक्कत मायावती जी की ये है कि वो घर से निकलेंगी नहीं, जनता के बीच जाएंगी नहीं, तो फिर मुद्दों पर राजनीति खाली कैसे ट्वीट से होगी? काम चलेगी, तो कैसे वापसी होगी तो कैसे राजनीति होगी? भावेश पांडे जी। जी मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सब वरिष्ठ हमारे बोले हैं, और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हाँ, भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। हम सबको एक अच्छा चुनाव दिखे, हम सभी को एक स्वस्थ चुनाव दिखे, बस इसी की कामना करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, आपने बहुत ही पॉजिटिवली बोला, इसलिए मैं 30 सेकंड्स आप लोग को भी दूंगी, क्योंकि भाषा का संयम आपने भी इस डिबेट में जरूर रखा है। देखिए, मैं बस ये अनुरोध करूंगा कि आप चुनाव लड़ें तो राजनीतिक रूप से लड़ें। आप किसी संस्थाओं को सामने ना लाएं, मठों को सामने नहीं लाएं। आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो आपको ये प्रहार झेलने पड़ेंगे। आप भाषा की शैली सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है। आप औरंगजेब से लेकर भस्मासुर तक आ गए, आपने किस किस को क्या क्या नहीं कहा है। ये भाषा जब आप रूलिंग पार्टी में हैं और आप मुख्यमंत्री पद पे हैं, तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उसका निर्वहन करेंगे। तो फिर आप उसका शिवम त्यागी। देखिए, जो सामने मेरे दोनों सीनियर्स ने कहा वो तो पूरी तरीके से सच है ही नहीं। उन्होंने जो भी कहा वो दोनों ही बातें इनएक्यूरेट है, बट ठीक है, उसका कोई समय नहीं है। मायावती जी के समय में भी किसको किसने कैसे कैसे टारगेट कब किया उसकी भी डिटेल्स हैं। माना हम आपके जितने तजुर्बेकार नहीं, लेकिन किताबें तो सभी के पास अवेलेबल है। खैर, मैं ये मानता हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं डिस्कोर्स को बेहतर रखना ही चाहिए, और उसके लिए एक बेहतर चीज होगी। चुनाव में आप कहें कि सामने से शब्दबान नहीं चले, वो असंभव है, लेकिन हाँ, हमें डिस्कोर्स को उस लेवल पर तो कम से कम रखना ही चाहिए कि जब हम सामने वाले को ऐसा बोलें तो ऐसा ना हो कि आप माफिया शब्द का इस्तेमाल करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज श्रीवास्तव, भावेश पांडे, शिवम त्यागी, यहाँ विनोद अग्निहोत्री जी, प्रदीप भाटी और सुधींद्र भदौरिया जी। मुकाबला में बात यहीं तक, अगले हफ्ते फिर से आएंगे और एक नए इशू पे मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।